guys, welcome back to my channel. Welcome back to Jyoti Verma. I hope you guys are doing absolutely great and staying absolutely safe at home. आज हम लोग जाने वाले हैं बैक टू स्कूल और बैक टू स्कूल का एक और सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है. वेलकम टू माय सेशन पीपल. टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द ICSE क्लास 6 चैप्टर सेल. ICSE में क्लास 6 ICSE एक ICSE में जो कंटेंट्स हम लोग डाल रहे हैं, ICSE की सीरीज़ रिसेंटली लॉन्च करी थी हम लोगों ने, तो उसमें ये सबसे पहला चैप्टर है क्लास 6 का. सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज़ ऑफ क्लास 6, तो वो आज हम लोग देखने वाले हैं. चैप्टर का नाम है सेल. एक बहुत प्यारा सा चैप्टर है, एक बहुत डीप सा चैप्टर है जिसको हम लोग कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं ICSE के अकॉर्डिंग. तो चलिए गाइस कंटेंट से बिगिन करते हैं. सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू सेल, डिस्कवरी, प्रॉपर्टी, सेल थ्योरी, माइक्रोस्कोप, नंबर ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स, साइज ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल ऑर्गेनेल्स, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल इन दी एंड. और गाइस पार्ट 2, ये पार्ट 1 सेशन है जिसमें हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ लेंगे. हाँ, फुल टाइम सेशन होगा, लंबा भी होगा, बट मज़ा बहुत आने वाला है. फिर पार्ट 2 सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पूरे के पूरे चैप्टर के सेलिना कॉन्साइज ICSE बुक के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो सेशन नंबर 2 में आना मत भूलिएगा. मतलब बेसिकली इसका सेशन नंबर 1 है कॉन्सेप्ट के ऊपर, सेशन नंबर 2 है प्रैक्टिस के ऊपर. तो चलिए बिगिन करते हैं आज के सेशन के साथ. इसके रिवीजन नोट्स भी होंगे, वो सेशन नंबर 2 में आपको मिल जाएंगे इसके नोट्स. तो सेशन नंबर 2 में ज़रूर आना, उस नोट्स भी अगर आपको चाहिए हो तो चलिए गाइस पहले बिगिन करते हैं टू द फ्रॉम द इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी. पहले ये सेल होता क्या है? वो सेल फोन वाला सेल है या फिर वो बैटरी वाला सेल है, क्या है क्या ये? और डिस्कवरी मतलब ये जो भी हो, उसको ढूंढा किसने, हु फर्स्ट, किसने पहले इसको देखा, किसने डिस्कवर किया. इन अ सेंस यू नो दैट इन ऑर्डर टू बिल्ड अ हाउस ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन अ सर्टेन पैटर्न. ये एक घर बना रहे हैं हम लोग फॉर एग्जांपल, ठीक है. तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी एक पैटर्न हम लोग डिसाइड करेंगे और उस पैटर्न में यहाँ पे ऐसे ईंटें बचाएंगे, है कि नहीं. कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए पहले हम लोग ऐसे ब्रिक्स बनाते हैं. उसी तरह हमारी बॉडी भी, हम लोग की जो बॉडी है वो भी एक बिल्डिंग है जो कि ब्रिक्स से ही बनी है. लेकिन वो ब्रिक्स यहाँ पे क्या है, वो ब्रिक्स यहाँ पे एक सेल्स है. वो ब्रिक्स यहाँ पे क्या है, वो ब्रिक्स सेल्स है. ब्रिक्स से नहीं बनी है, सेल्स से बनी है जो कि ब्रिक को रिसेंबल कर रहे हैं, ठीक है. तो सेल्स क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ. अब इसको ढूंढा किसने था, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो सबसे पहले इसको हमारे एक बहुत इंटेलिजेंट अंकल रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था अपने खुद के माइक्रोस्कोप को ढूंढ करके. तो द डिस्कवरी ऑफ सेल्स वाज फर्स्ट मेड बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक अंकल ने क्या करा था कि उन्होंने खुद का एक बहुत पुराना सा माइक्रोस्कोप बनाया. ये देख रहे हो, ये माइक्रोस्कोप आप सबको दिख रहा होगा, ये रॉबर्ट हुक अंकल का माइक्रोस्कोप है. ये रॉबर्ट हुक अंकल ने यही माइक्रोस्कोप यूज़ करके सेल को डिस्कवर करा था. और एक्चुअली हुआ क्या था, देखो ये है रॉबर्ट हुक अंकल हमारे. एक्चुअली हुआ ये था कि वो एक कॉर्क होता है ना प्लांट्स ट्रीज का, वो जो कॉर्क होता है, वो जो बार्क होता है, वो हार्ड वाला पोर्शन, उसको है ना वो एग्जामिन कर रहे थे. उन्होंने इस माइक्रोस्कोप के अंदर यहाँ पे उसको रखा और देखा, ठीक है. तो उनको क्या इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा, ये दिख रहा है आपको, ये वाला इस तरह का उनको स्ट्रक्चर दिखा. अब देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा हनी कोम्ब लाइक है. और ऐसे स्ट्रक्चर उनको ये लगा कि ये तो वो मॉन्क जहाँ पे रहते थे ना पुराने टाइम में, उनके घर जैसा स्ट्रक्चर है. तो फिर उन्होंने इसको डिस्कवर किया. वो पहले ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सेल्स को देखा. साथ ही साथ एक और बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने इसको देखा तो ये पता है डेड सेल्स थे. क्यों? क्योंकि वो कॉर्क के थे. उन्होंने डेड सेल्स देखा. सबसे पहले जो लिविंग सेल्स जिस व्यक्ति ने देखा था, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले लिविंग, देखो मैं उनका नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, ल्यूवेनहॉयक, ठीक है. ये देखो मैंने नाम लिख दिया. इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स देखा था अपने खुद के माइक्रोस्कोप को बना करके. तो इन्होंने डेड सेल्स देखा, लेकिन लिविंग सेल्स सबसे पहले किसने देखा, ल्यूवेनहॉयक ने, ठीक है. और उन्होंने ये देखा. अब उनको नाम किसने दिया, सेल. ये सेल इतना प्यारा सा नाम किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक अंकल ने भी ये काम कर दिया. उन्होंने बोला कि है ना मैं ये काम कर लेता हूँ, तुम ड्रीम 11 पे जाके टीम बनाओ. तो उन्होंने ये काम भी कर लिया. अब उन्होंने ये काम किया कैसे, उनको ये रूम जैसे लिखे, जैसे मॉन्क के रूम होते हैं ना, तो वो उन्होंने देखा ये दीज आर स्मॉल रूम्स. उनको ये लगे कि दीज आर स्मॉल रूम्स. अब क्योंकि उनको ये स्मॉल रूम्स लगे तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, सेल्स. अब आप बोलोगे सेल्स और स्मॉल रूम्स का दूर दूर से क्या लेना देना. तो गाइस ज़्यादातर नेम्स जो होते हैं ना, एक लैंग्वेज है लेटिन जिसमें से डिराइव किए जाते हैं. अब जो लेटिन लैंग्वेज है, लेटिन में
लैटिन में सेल्स मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम्स। जैसे कि आप सबके लैंग्वेजेस होते हैं ना, मराठी, भोजपुरी, गुजराती, उसी तरह सेल्स अगर लैटिन एक लैंग्वेज है जिसमें सेल्स को क्या बोला जाता है, स्मॉल रूम्स। दिस इज अ वेरी स्मॉल रूम, तो उसमें वो लोग बोलेंगे दिस इज अ सेल बिकॉज, ठीक है, तो वो स्मॉल रूम्स को क्या बोला जाता है, सेल। तो रॉबर्ट हुक अंकल ने वहीं से, क्योंकि उनको ये स्मॉल रूम्स जैसे लगे, उन्होंने नाम रख दिया बहुत प्यारा सा एक सेल। पूरी डिस्कवरी पढ़ ली हम लोगों ने। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद धीरे धीरे अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप्स बने जिससे हम लिविंग सेल्स देख सकते थे, सेल्स के बारे में और ज़्यादा चीज़ें डाल सकते थे, तो जिसमें सेल ऑर्गेनल्स को भी देखना पॉसिबल कर दिया। सेल ऑर्गेनल्स मतलब एक छोटा सा सेल जो कि माइक्रोस्कोपिक है, मतलब आप उसको अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते, उसके लिए आपको एक एडवांस माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी देखने के लिए। उस छोटे से सेल के अंदर भी ढेर सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, और ढेर सारे उन ऑर्गेनल्स के अंदर भी ढेर सारी चीज़ें होती हैं। मतलब आप देख रहे हो, बारीकी देख रहे हो, हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा डीप जा रहा है। तो गाइस ये देखो, ये आपका एक सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सेल का स्ट्रक्चर, ये जो दिखता है ना, ये आपको ये पोर्शन, ये आपका सबसे पहला 9 नंबर वाला माइटोकॉन्ड्रिया, मैं आपको बता देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये ऑर्गेनल है। फिर आपको जो देखो, सेल के पास क्या होता है, डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं, डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उनको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनल्स। अब सेल है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, सेल का शेप क्या होता होगा, व्हाट विल बी द पॉसिबल शेप ऑफ द सेल। तो वो जो शेप होता है सेल का, वो हर एक ऑर्गेनिज्म में एक जैसा नहीं होते, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप्स होते हैं, ठीक है। तो अब साइज ऑफ सेल्स क्या होता है, साइज भी हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं, पहली बात तो ये। तो ऑल लिविंग सेल्स एग्जिबिट सर्टेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रेस्पिरेशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा, मतलब ये सारे फंक्शंस है सेल्स के जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल मोस्टली किया करते हैं। अब गाइस नेक्स्टली, सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्स, जो भी सेल्स आ रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में आ रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। किस प्रोसेस के थ्रू आ रहा है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्यों होता है, रिपेयरिंग के लिए होता है, सेल्स को रिप्रोडक्शन के लिए होता है, ग्रोथ के लिए होता है। तो क्या करते हैं, एक मदर सेल होती है जिसमें से डॉटर सेल्स निकल करके आ रही है, ठीक है, जिसमें से डॉटर सेल्स निकल करके आ रही है। तो सेल, जितने भी सेल्स वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बन करके आ रहे होते हैं। अब हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है जिसको बोल रहे हैं सेल थ्योरी। गाइस सेल थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा नाम आएंगे, आपको इन सारे नाम्स को याद रखना है, नेम्स को याद रखना है। एक सेकेंड, लेट मी, ओके। सो अब देखो, द सेल थियरी दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज प्रेजेंटेड बाय 2 बायोलॉजिस्ट, शील्डन एंड श्वॉन, ठीक है। अब गाइस, किसने ऐसा बोला कि सेल्स जो हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये किसने बोला था, ये सेल थियरी किसने दी थी। तो गाइस सेल थियरी को प्रपोज किसने किया था, किसने प्रपोज किया था सेल थियरी को, तो सेल थियरी को प्रपोज किया था हमारे दो महान इन लोगों ने, जिनका नाम है शील्डन एंड श्वॉन, ठीक है, शील्डन एंड श्वॉन नाम है इनका। अब इन्होंने क्या किया था, ये सेल, इन्होंने सबसे पहली थियरी दी थी जो कि थी क्या, कि सेल, सबसे पहली थियरी इन्होंने ये दी थी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके सब सेल्स से बने हुए हैं। ये जो सेल दिख रहा है ना, सबके सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेल से बने हुए हैं। फिर इसको एक्सपैंड करते हुए रुडोल्फ वर्चाउ ने 1855 इन्होंने क्या बताया, फिर इन्होंने देखो शील्डन एंड क्या हुआ, एक्चुअली हुआ ये क्या कि रॉबर्ट हुक अंकल ने डिस्कवरी कर दी, ल्यूवेनहोइक ने इनको लिविंग सेल्स देख लिए, शील्डन एंड श्वॉन ने बता दिया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग सेल्स के बने हैं, रुडोल्फ वर्चाउ अंकल आए और वो तो एकदम नया सा कुछ लेकर के आए। उन्होंने बोला जितने भी सेल्स हैं सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बने हैं, ठीक है। तो अब ये भी सेल थियरी में ऐड हो गया। तो सेल थियरी में है ना 3 चीज़ें हैं, ठीक है, उसके 3 पोस्टुलेट्स है। सबसे पहला पोस्टुलेट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा पोस्टुलेट ये है कि सेल्स आर, एकदम पहला बात तो माइक्रोस्कोपिक है, वो अलग है, और उसके बाद ये वो अलग बात है। फिर उसके बाद क्या आता है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्टली गाइस, माइक्रोस्कोप्स एंड पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सीबीएसई में नहीं है लेकिन आईसीएसई क्लास 6 में है। क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स है माइक्रोस्कोप के, ये देख रहे हो फिगर, दिस इज नथिंग बट अ माइक्रोस्कोप। ये एक एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है और कुछ नहीं है। देखो, अ माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट यू आर यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज। फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाओ, सेल्स हो जाओ, वो इतने छोटे होते हैं मतलब आप उनको देख भी नहीं सकते, यू कांट इवन, कुछ भी नहीं।
आपके आसपास कितने ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया तो हर जगह होंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या आप अपने आंखों से देखते हो, अगर आप देख पाते तो आप जी भी नहीं पाते, मतलब यू वुड बी लाइक छी कितना गंदा है, मतलब इतना ज़्यादा बैक्टीरिया अवेलेबल है। आपके हैंड पे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होंगे, अब मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर, इन योर माउथ देयर विल बी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन इससे पहले कि आप सैनिटाइजर खा जाओ, सैनिटाइजर पूरा पी जाओ, मैं आपको बता दूं कि वो हर चीज़ में होते हैं, वो हार्मफुल नहीं है, दे आर नॉट हार्मफुल, ठीक है, वो हार्मफुल बैक्टीरियाज नहीं है। तो ये चीज़ सबको जान लेनी है। नेक्स्टली अब गाइस देखो उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं माइक्रोस्कोप के। सबसे पहला उसका एक आई पीस होता है, जिसके थ्रू है ना, मतलब जिसके थ्रू वो आई पीस के थ्रू वो टॉप पे लोकेटेड होता है, जिससे आप सारी चीज़ें मैग्नीफाई करके देख पाते हो 15x 10x। अब होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, जो कि उस ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है और वो उसको क्या करता है एकदम, मतलब उसको वो जैसे इन अ सेंस देखो कि आपने किसी चीज़ को निशाना बनाया, उसी तरह ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करते हैं, आपने जो चीज़ भी रखी है उसको वो निशाना बनाएंगे, उस पर जूम डालेंगे, उस पर अपना पूरा हार्डवर्क डालेंगे कि वो उसको कितना ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखा सके। अब मैकेनिकल स्टेज, इट इज़ द फ्लैट प्लेटफॉर्म वेयर स्लाइड्स आर केप्ट, इट हैज़ क्लिप्स फॉर होल्डिंग स्लाइड एंड मूविंग इट लेफ्ट राइट अप और डाउन। मिरर, फिर उसके पास एक मिरर भी होता है। देखो यहाँ पे हम लोग इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं डीप में। ये दो तरह के माइक्रोस्कोप्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ये जो पार्ट है इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं आई पीस। ये जो आई पीस है दूसरे वाले माइक्रोस्कोप में डबल है, देख रहे हो, they are having double eyepieces। अब रिवॉल्विंग नोज पे ये तो पढ़ा नहीं है, ठीक है, हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट ही देखते हैं। ये जो दिख रहा है ये वो है जो जूम करते हैं, वो ये ही है वो जो ऑब्जेक्टिफाई करते हैं चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे चीज़ सामान रखा जाएगा, उनको ये ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, समझे, फोकस मतलब मेनली करते हैं गाइस। ओके मूविंग ऑन। देखो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि आपके क्लास 6 में भी पढ़ने का आया है, एकदम इजी सा। ये इसका आई पीस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज हो गए, फिर यहाँ पे ये स्टेज है, यहाँ पे चीज़ें रखी जाएगी। क्या है, यहाँ पे एक मिरर है जो रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब मूव करते हैं। अब है नंबर ऑफ सेल्स इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स होंगे। तो चलिए, तो नंबर ऑफ सेल्स है ना जो होता है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। एक होता है यूनिसेल्युलर, और दूसरा क्या होता है मल्टी सेल्युलर। दूसरे को क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्युलर। अब जो यूनिसेल्युलर है और मल्टी सेल्युलर है उसमें डिफरेंसेस क्या है। आई होप आपको पहली बात तो ये पता होगी, एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। नहीं पता तो ध्यान से वीडियो देख लो। देखो यूनिसेल्युलर क्या होता है, यूनिसेल्युलर वो ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हो। एक ही सेल है उनकी पूरी बॉडी में, मतलब उनकी ये बॉडी है वो पूरी की पूरी बॉडी उनकी एक ही सेल से बनी हो, मतलब वो पूरा का पूरा एक सेल ही हो गया एक इन अ सेंस। अब मल्टी सेल्युलर मतलब उनके बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स होंगे। दे विल बी मेड अप ऑफ ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो भी, ठीक है। हम लोग की ह्यूमन बॉडी देख लो, हम लोग की ह्यूमन बॉडी में एक सेल है, दो सेल है नहीं, बचपन में मिलियन सेल होंगे, अब ट्रिलियंस आ गए होंगे, मतलब ऐसे ही बहुत सारे सेल्स हैं हमारी बॉडी में। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बस एक सेल होता है। अब बोलोगे एग्जाम्पल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हो गए आपके अमीबा। अमीबा जो होती है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक फॉल्स फीट होती है, स्यूडोपोडिया। उसका एकदम इरेगुलर सा शेप होता है, उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, उसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं है, एकदम इरेगुलर चप्पल जैसी होती है वो, ठीक है। दूसरा आपका हो गया आप पेरेमीशियम का भी वही हाल है कि ये भी एक ही सेल से बनी है, ठीक है। थर्ड आपका जो एग्जाम्पल हो गया वो कुछ बैक्टीरियाज होता है जो एक ही सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। सम बैक्टीरियाज आर आल्सो यूनिसेल्युलर। अब मल्टी सेल्युलर में आपकी ह्यूमन बॉडी आ गई, ह्यूमंस। मल्टी सेल्युलर में आपके प्लांट्स आ गए। तो मल्टी सेल्युलर के भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपके यहाँ तक कि आपके बर्ड्स भी मल्टी सेल्युलर है, कॉकरोचेस भी मल्टी सेल्युलर है। तो काफ़ी एग्जाम्पल्स, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल की बनी है, या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर होगी या फिर वो मल्टी सेल्युलर होगी। तो वो नंबर ऑफ सेल्स अगर 1 है इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर। नंबर ऑफ सेल्स अगर मोर देन 1 है, 2 हो, 3 हो या फिर मिलियंस एंड ट्रिलियंस हो तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मल्टी सेल्युलर। मूविंग ऑन गाइस, अब शेप ऑफ सेल्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब शेप्स क्या होता है,
अब काफ़ी सेल्स का जो शेप होता है ना वो डिपेंडेंट होता है उनके फंक्शन पे कि उनका फंक्शन क्या है। अब यार जैसे कि नर्व सेल्स को देख लो, नर्व सेल्स एकदम ब्रांच्ड होता है, ठीक है, एकदम अच्छा खासा उनका पास ब्रांचेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मैसेजेस पहुंचाने होते हैं, दे आर केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है, तो उनको मैसेजेस पहुंचाने होते हैं, इसीलिए क्या होता है वो ब्रांच्ड होते हैं, इसीलिए क्या होता है वो ब्रांच्ड होते हैं। ये समझ लोग हैं। अब यार वो क्योंकि इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि शेप जो होता है सेल्स का वो डिपेंडेंट होता है उनके फंक्शंस पे। अब यहाँ पे देख लो, राउंड शेप्ड क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। जो आपके आरबीसीज होते हैं वो फिर वो राउंड होंगे या फिर वो स्फेरिकल होंगे। कैसे दिखता है यार, ये देखो, ये आपका आरबीसी है। फिर आता है आपका इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड सेल्स, तो वो क्या आता है, मसल सेल्स। मसल सेल्स क्या होते हैं, इलोंगेटेड, मतलब कुछ इस तरह से, ऐसे लंबे से कुछ इस तरह से होते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, एलोंगेटेड स्पिंडल शेप, एलोंगेटेड स्पिंडल शेप, ठीक है। नेक्स्ट जो लॉन्ग एंड ब्रांच्ड हो, जैसे कि नर्व सेल्स, वो कैसे होते हैं, एकदम लॉन्ग एंड ब्रांच। देखो एग्जांपल यहाँ पे फिगर कितना ज़्यादा लंबा है, कितना ज़्यादा ब्रांच्ड है। तो ये क्या होगा आपके, ये आपके लॉन्ग एंड ब्रांच्ड है और सबसे बड़े सेल्स इनको बोले जाते हैं। अब ऐसे भी सेल्स आते हैं जिनका कोई शेप ही नहीं है, जैसे वाइट ब्लड सेल्स हो गया, अमीबा। अमीबा वो पूरा ऑर्गेनिज्म एक ही सेल्स का बना है, उनका कोई शेप नहीं है, ठीक है, वो अपने शेप्स बदलते रहता है। और उनके पास क्या होता है, स्यूडोपोडिया, जो कि फॉल्स फीट होती है, जो उनको काम करने में मदद कर रही होती है। नेक्स्ट का साइज ऑफ सेल्स। अब साइज क्या होती है सेल्स की डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, तो ध्यान से देख लो। ये क्या है, एक ऑस्ट्रिच का एग है। एक ऑस्ट्रिच का एग एक यूनिसेल्युलर एग होगा। यूनिसेल्युलर मतलब एक ही सेल है, ये पूरा एक ही सेल का बना है, मतलब क्या ये पूरा का पूरा एक सेल ही है। अमीबा गाइस, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वो एक ही सेल का बना होता है। एक ही सेल का बना है मतलब वो एक सेल का बना हुआ है, मतलब वो पूरा का पूरा एक है, वो सेल ही है, तो उसको आप एक सेल बोल सकते हो, ठीक है। उसी तरह ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग दुनिया का सबसे, मतलब लिविंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग होता है, ठीक है, सबसे बड़ा एग नहीं, सॉरी, सबसे बड़ा सेल होता है। ओके, सो इट इज द, मतलब उसकी जो साइज होती है वो बाकी सेल्स के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। हम लोग बोलते हैं सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। ऑस्ट्रिच एग को आप अपनी आंखों से देख सकते हो, ठीक है, वो इतना बड़ा होता है। नाउ टाइप्स ऑफ सेल। अब अमीबा गाइस, अमीबा आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। आप अमीबा को भी नहीं देख सकते, अमीबा के दूसरे टाइप्स हो गए जैसे क्लामिडोमोनास, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेल इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब बात आती है टाइप्स ऑफ सेल्स, तो देखो दो टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक होता है आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट्स, अरे यार स्पेलिंग गलत हो गई, प्रोकैरियोटिक। दूसरे होते हैं आपके यूकैरियोटिक, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में फर्क क्या है यार, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, आपके प्रोकैरियोट्स आपके बनते हैं, आपके प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स आपके प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। और जितने भी मतलब प्रोकैरियोट्स होते हैं सारे के सारे यूनिसेल्युलर होते हैं। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं आपके पास सारे के सारे ही यूनिसेल्युलर होंगे, ठीक है, याद रखना। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की जब बात करते हैं तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। उनकी लाइफ स्पैन पहली बात तो बहुत छोटी होती है, ठीक है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा जीते हैं। अब प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो यूनिसेल्युलर हो रहे हैं, ये तो बात है। वो प्रिमिटिव सेल्स है, प्रिमिटिव सेल्स है मतलब ओल्ड टाइप के सेल्स है। उनके पास न्यूक्लियस नहीं है, दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उनके पास एक ओल्ड प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, दे हैव अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिसको क्या बोला जाता है गाइस, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? व्हाट इज द प्रिमिटिव न्यूक्लियस नोन एज? द प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोइड। उनके पास एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, मतलब न्यूक्लियस नहीं है, दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और बहुत ज़्यादा सेल ऑर्गेनेल्स भी उनमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होंगे ऑफ कोर्स यूनिसेल्युलर, सारे यूनिसेल्युलर। लेकिन ध्यान रहे एक बात, एक स्टार बात सुन लो कि सारे के सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स नहीं होंगे। सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में प्रोकैरियोट्स नहीं होंगे, लेकिन सारे प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्युलर होंगे। समझ गए? समझ आ रही है बात? सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट प्रोकैरियोट्स बट ऑल द प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेल्युलर। अब ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि यार यूकैरियोटिक सेल्स ना या फिर वो यूनिसेल्युलर हो सकते हैं या फिर वो मल्टीसेल्युलर हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर भी होता है, मल्टीसेल्युलर भी होता है, ठीक है, मल्टीसेल्युलर भी होता है। मतलब सारे के सारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोट्स एंड ऑल द यूकैरियोट्स आर नॉट मल्टीसेल्युलर बिकॉज यूनिसेल्युलर भी तो कुछ होते हैं ना। अब यार ये देखो
अब प्रोकैरियोटिक सेल्स का जब बेस्ट एग्जांपल निकल करके आता है तो वो होता है एक बैक्टीरिया, जो कि एक यूनिसेलुलर है ही, साथ में वो उसका जो सेल होता है वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है, मतलब प्रिमिटिव सेल होता है बेसिकली। काफ़ी सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनमें उनका पास न्यूक्लियस नहीं होता, दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स में एक्चुअली क्या होता है, दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनसाइड न्यूक्लियोलस, हर चीज़ होती है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके पास हर चीज़ है, और इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, मॉडर्न सेल्स। उनको क्या बोलते हैं, मॉडर्न सेल्स, ठीक है, उनको बोला जाता है मॉडर्न सेल्स। तो यार इतना क्लियर हो गया। अब यूकैरियोट के एग्जाम्पल तो बहुत सारे मिल जाएंगे आप लोगों को, ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, वी ऑल आर यूकैरियोटिक, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके साइज भी है ना यूकैरियोट के कंपैरेटिवली काफ़ी छोटी होती है, काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। और ये सारा पढ़ लेने के बाद गाइस अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर के बारे में जब बात आती है तो सबसे पहले आपको ये यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा होगा, इजंट इट, आपको ये पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। ये है फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिवन बाय सिंगल एंड निकोल्सन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है यार, आपका जो सेल होता है ना, आपका जो सेल होता है, यहाँ पे देख लो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ एक और सेकेंड। आपका जो सेल है, आपका सेल क्या होता है, एक इस तरह का सेल है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एक लेयर होता है, उसको क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन। उसको सेल मेम्ब्रेन तो बोल ही सकते हो, साथ साथ में आप उसको एक और चीज क्या बोलते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों ही नाम उसी के हैं, सेल मेम्ब्रेन और दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपका जो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें एक क्या चीज होती है कि दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, दैट इज एक्चुअली सिलेक्टिवली परमिएबल। अब आप लोग भी सोचोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब एक्चुअली क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि वो जिसको चाहे उसको सेल के अंदर घुसने देगा, इट डजंट अलाउज ऑल द सब्सटेंसेस टू एंटर इनसाइड द सेल। वो अगर चाहे तो वाटर को घुसने दे, ना चाहे तो ना घुसने दे, उसका मर्जी, मतलब उसकी मर्जी है कि उसको वो क्या चाहता है, कौन उसके अंदर घुसे, सेल के अंदर कौन ना। तो वो परमिएबल नहीं होता, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, इट इज नॉट परमिएबल, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। वो क्या करता है, अंदर है ना एक फ्लूइड। अब साइटोप्लाज्म के क्या है, ध्यान से सुनो, साइटोप्लाज्म क्या है, एकदम ध्यान से सुनना। आपका जो साइटोप्लाज्म है वो एक फ्लूइड पार्ट होता है आपका सेल का, एक फ्लूइड पार्ट होता है जो कि जिसके अंदर है पूरा का पूरा फ्लूइड है वो यहाँ पे, जिसके ऊपर सारे सेल ऑर्गेनेल्स और जितनी चीजें होती है उसके ऊपर होती है, फ्लोट हो रही होती है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है उसको वो उसके सराउंडिंग से दूर रखते हैं, नहीं तो साइटोप्लाज्म तो फ्लूइड है, वो तो बाहर निकल जाएगा। तो साइटोप्लाज्म को अंदर रखने का काम आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो गया। मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म आपका साइटोप्लाज्म जो है वो बाहर निकल जाएगा, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग से अलग रख रहा है। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा, यहाँ देख लो, अभी हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ा, प्लाज्मा, ठीक है। अभी फिर हम लोगों ने उसके बारे में साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। फिर एक और आपको स्ट्रक्चर पढ़ना होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं पीपल, न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में भी आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना होगा। तो फिर क्या आता है आपका न्यूक्लियस। फिर आपके पास एक और पार्ट आता है जिसको बोला जाता है सेल वॉल। अब सेल वॉल के बारे में लास्ट में हम लोग बहुत सारा डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहले इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको देखा जैसे वो क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल। माइंड में मेरे साथ आप सब भी बनाते जाओ ताकि ये सारी बातें याद रहे। सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है, पूरा लिख लेना आप लोग। देन है वो सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग्स। वो किस चीज़ का बना होता है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ का बनता है, वो बनता है प्रोटीन्स का और लिपिड्स का। वो प्रोटीन्स और लिपिड्स का बना हुआ था, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। उसका फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो मैंने अभी आपको दिखाया था, उसको किसने डिजाइन करा था, उसको किसने बनाया था, किसने दिया था बेसिकली हमें, तो उसको दिया था हमें सिंगर एंड निकोल्सन ने। आप इंटरनेट पे इनके बारे में और बहुत सारी बातें जान सकते हो, बहुत सारी चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जान सकते हो, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कम्प्लीटली क्या होता है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, कम्प्लीटली वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। अब साइटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है,
साइटोप्लाज्म क्या है, मैंने आप सबको अभी बताया था, क्या आप सबको याद है? फ्लूइड पार्ट। क्या होता है वो? फ्लूइड पार्ट है। फ्लूइड वो है, इसीलिए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है। क्यों? क्योंकि यार हम लोग को साइटोप्लाज्म को उसके सराउंडिंग से दूर रखना है। तो क्या है? फ्लूइड है, लिक्विड पार्ट है मतलब बेसिकली। और जितने ऑर्गेनल्स है वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसको किसने डिस्कवर किया था? साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था कॉलिकर ने। कौन से ईयर में? 1862 में। कौन से ईयर में? 1862 में उसको डिस्कवर किया गया था बाय कॉलिकर। और ये क्या होता है इसके बारे में जान लिया। अब साइटोप्लाज्म के दो और सब टाइप्स होते हैं। क्या होता है? एक होता है आपका साइटोसोल, एक होता है आपको ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो हम लोग साइटोसोल के बारे में नहीं बल्कि ऑर्गेनल्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। साइटोसोल क्या है? 90% ऑफ वाटर होता है, उसमें मतलब काफ़ी चीज़ें होती है। 90% ऑफ द वाटर ही बना हुआ होता है और 7% ऑफ प्रोटीन्स का। अब आपका जो है सेल ऑर्गेनल्स क्या है? लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल। वो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल, ठीक है, जो कि सेल को शेप दे रहे हैं, स्ट्रक्चर दे रहे हैं, जो कि फंक्शंस भी सारे के सारे कर रहे होते हैं। अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल्स, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? इन अ सेंस उसको क्या बोला जाता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल्स, ठीक है। कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल्स। क्यों? क्योंकि वो सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको बोला, ठीक है। इसीलिए उसको ये बोला जाता है कंट्रोल सेंटर। वो सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। उसको डिस्कवर किया था, अब पूछा भी जा सकता है किसने डिस्कवर किया था, इसलिए ध्यान से सुन लो। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था? कौन से टाइम पे डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने उसको 1831 में डिस्कवर करा था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके पास एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियस के पास एक डबल लेयर्ड कवरिंग भी होती है। क्या होती है? एक डबल लेयर्ड कवरिंग, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पूरे सेल का, वैसे न्यूक्लियस का है एक डबल लेयर्ड कवरिंग जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिसको क्या बोल रहे हो हम लोग? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो हो गया उसका कवरिंग। अब न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस भी होता है। क्या होता है? एक न्यूक्लियोलस इस तरह से दिखेगा आपको, वो भी होता है। अब उसके पास क्रोमैटिन मटेरियल भी होता है। अब यार न्यूक्लियस के बारे में इतना जान लिया। प्लांट और एनिमल में न्यूक्लियस में क्या फर्क होता है जानते हो? प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस लेफ्ट साइड में होता है, वाइल एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस एकदम सेंटर में होता है। ये हमेशा याद रखना। अब सेल वॉल के बारे में पढ़ता है। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल्स के। एनिमल सेल के पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट सेल्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, साथ साथ में सेल वॉल भी है। मतलब उनके पास तो दो कवरिंग्स आ गए, मतलब वो तो खुश हो जाएंगे एकदम, ठीक है। उनके पास एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है प्रोटेक्शन की। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही, उसके साथ साथ उनके पास एक खुद का सेल वॉल भी है। अब जो सेल वॉल होता है वो रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, थिक पोरस है, साथ साथ में वो डेड होता है, ठीक है। नॉन लिविंग का होता है, वो डेड होता है, नॉन लिविंग होता है, मतलब नॉन लिविंग है वो हो गया। वो सेल को मतलब वो सेल को शेप दे रहा होता है, साथ ही साथ में वो परमिएबल होता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, वैसे ही सेल वॉल आपका पूरा का पूरा परमिएबल होता है, ठीक है। वो सेल वॉल आपका कंप्लीटली परमिएबल है। ये सारी चीज़ें भी आप लोगों ने जान ली। अब यार जो आपका सेल वॉल है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? वो आपका बनता है सेल्यूलोज का। आपका सेल वॉल बना हुआ होता है सेल्यूलोज का। ये भी चीज़ें याद रखनी है आपको। तो हम लोगों ने क्या क्या जाना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जाना, साइटोप्लाज्म का जान लिया, न्यूक्लियस का जान लिया, और सेल वॉल के बारे में भी सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जान लिया सेल के बारे में। अब क्या करेंगे हम लोग गाइस? स्ट्रक्चर जान लिया और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है। देखो मोस्टली हम लोगों ने कवर कर लिया, बस अब सेल ऑर्गेनल्स उनके फंक्शन कवर करेंगे। फिर गाइस हम लोग मतलब फिर सेशन एंड अप हो जाएगा, तो बस कुछ ही देर का और सेशन होगा, एंड तक जरूर देखना पहली बात। अब यार इसमें क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं ना वो साइटोप्लाज्म पे फ्लोट कर रहे होते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। क्या क्या है सेल ऑर्गेनल्स? ध्यान से देखो। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि वो एटीपी का जनरेशन करता है। एटीपी, इट इज द साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। एटीपी मतलब क्या? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सब में से काफी लोग बोलोगे, तो देखो एडिनोइस ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी का होता है एडिनोइस ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या कर रहा है? इट इज नोन एज द एनर्जी करेंसीज ऑफ द सेल। क्यों एनर्जी करेंसीज बोलते हैं? क्यों? अब देखो
एडिनोइस ट्राइफॉस्फेट जो आपका एटीपी है जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो एनर्जी करेंसीज होता है। अब उन एनर्जी करेंसीज को कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। आप क्योंकि उनको माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। अब साइटोप्लाज्म जो कि फ्लूइड पार्ट हो गया सेल का, वो साइटोप्लाज्म हो गया। अब उसमें क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी होता है सेल में। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बेसिकली कुछ नहीं, एक वो होता है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स। उस किया जाता है, वो क्या होता क्या है कि वो एक अकेला ऐसा ऑर्गेनल है जो कि एक चैनल बनाता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उसके लिए वो चैनल क्रिएट कर रहा होता है। इसको डिस्कवर करा था इसको, अच्छा डिस्कवरी की बात नहीं करते फिर कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो। उसके दो पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगी। हाँ, उसके दो पार्ट्स क्या होते हैं? RER एंड SER। RER क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ही दो पार्ट और होते हैं, RER होता है और SER होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है। आप बच्चों मुझे ये बताओ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों होता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसीलिए होता है क्योंकि उसके पास उसके सरफेस एरिया पे रिबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। उसके सरफेस एरिया पे क्या होता है? रिबोसोम्स अटैच्ड होता है। अब रिबोसोम्स जो है वो उनको बोला जाता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। उनको क्या बोला जाता है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। आप क्योंकि देखो ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के फिर इस तरह से इधर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। अब यहाँ पे ऐसे 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 रिबोसोम्स होंगे। रिबोसोम्स क्या करते हैं? सरफेस एरिया को रफ बना रहे हैं, ठीक है, रफ बना रहे हैं सरफेस एरिया को। ये सारी चीजें हो गई। अब क्या हो रहा है? क्योंकि रिबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए इस जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको RER है। RER क्या सिंथेसाइज कर रहा है? RER आपका प्रोटीन बना रहा है। वो एरिया में क्या बन रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। अब SER होता है स्मूथ, क्योंकि उसके पास रिबोसोम्स नहीं होते। और SER क्या बना रहा होता है? वो बनाता है लिपिड्स। इट इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, ठीक है, लिपिड वो सिंथेसाइज कर रहा होता है। गाइस आई होप आपका ER एकदम क्लियर है, ठीक है, ER एकदम क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी एकदम से क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग और क्या जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जब डिफरेंशिएट करना हो तो आप एक और क्या पॉइंट लिख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, ये भी पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ में इसको एक और चीज, इसको जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या बना रहा है? ATP, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके पास खुद का DNA और रिबोसोम्स भी होते हैं, DNA भी होता है उसके पास खुद का, इट हैज इट्स ओन DNA। इतना हो गया क्लियर। अब वो क्या कर रहा होता है? वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एडिनोइस ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस करता है, एनर्जी करेंसीज ऑफ द सेल। रिबोसोम्स भी क्लियर। अब आपके रिबोसोम तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया, सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर लिया, ठीक है, न्यूक्लियस डिस्कस कर लिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी बॉडीज, इसको डिस्कस करना बाकी। जो गोल्जी बॉडीज होता है ना, ये देख लो, ये वाला जो ऐसा 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 वाला पोर्शन है, इसको क्या बोला जाता है? गोल्जी बॉडीज। अब यार ये जो गोल्जी बॉडीज है उनका क्या काम है? गोल्जी बॉडीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चीज़ों को मतलब यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। गोल्जी बॉडीज उनके पास क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होते हैं जो कि जिनको क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख देती हूँ, ओके, ये हो गया। अब इनके ये क्या करे? इनको किसने डिस्कवर करा था? इनको कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। और ये भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते। क्या कहते हैं? ये भी प्रोकैरियोटिक नहीं होते। गोल्जी बॉडीज है, गोल्जी बॉडीज तक क्या कर रहे हैं? ER ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ER चीज़ें बना के गोल्जी बॉडीज को दे रहे हैं। गोल्जी बॉडीज के पास जब वो आते हैं तो वो स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग उस प्रोडक्ट की कर रहे होते हैं। साथ ही साथ में गोल्जी बॉडीज लाइसोसोम्स को भी फॉर्म करता है। अब लाइसोसोम्स क्या है पीपल? लाइसोसोम्स आर नथिंग बट द स्यूशिडियल बैग्स ऑफ द सेल्स। अब स्यूशिडियल बैग्स क्यों बोलते हैं उनको? लाइसोसोम्स ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल होते हैं, ठीक है। और अब वो जो पावरफुल एंजाइम्स होते हैं वो क्या करता है? किसी भी चीज़ को इजीली डाइजेस्ट कर देता है। अब वो डाइजेस्टिंग में मदद करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो। RBCs में लाइसोसोम्स नहीं होते, ठीक है, RBCs में लाइसोसोम्स नहीं होते, नहीं तो पूरा का पूरा सेल ही डाइजेस्ट हो जाए। लाइसोसोम्स को अब आप बोलोगे स्यूशिडियल बैग्स क्यों बोलते हैं? क्यों?
क्योंकि जो लाइसोसोम्स होते हैं क्या करते हैं, जब भी कोई सेल में कुछ डैमेज हुई, कुछ डिस्टर्बेंस हुई, तो क्या करेगा, लाइसोसोम्स के एंजाइम अपनी पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देंगे, फ्लूइड पार्ट में पूरा का पूरा सेल लाइसोसोम्स के फ्लूइड एंजाइम्स जैसे ही रिलीज होंगे पूरा का पूरा सेल वो लोग डाइजेस्ट कर देंगे, इसीलिए उनको स्यूशीडियल बैग्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर ली सेल्स की, जो आपको जानने की जरूरत है। अब एक पार्ट होती है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होती है, वो एनिमल सेल्स में ज़्यादातर नहीं होते या फिर बहुत कम होते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स क्या होती है, वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक्स ऑफ द सेल। वो स्टोरेज में काम करते हैं। वो क्या करते हैं, स्टोरेज का काम कर रहे होते हैं, फूड वगैरह सारी चीज़ों को वो स्टोर करता है। चलो ये सारा इरेज कर दूँ, एक काम करते हैं, इरेज और लिंक, यस। देखो गाइस, हमने वैक्यूल्स डिस्कस किया जो स्टोरेज कर रहे हैं। हम लोगों ने प्लास्टिड डिस्कस नहीं करा है ना, प्लांट सेल्स में होते हैं प्लास्टिक, ये एनिमल सेल है। तो प्लास्टिक क्या है, देखो ध्यान से, जो आपके प्लांट सेल्स होते हैं, प्लास्टिक वो प्लास्टिक ऐसे सॉइल ऑर्गेनल्स है जिनके पास खुद के पिगमेंट्स होते हैं। आपके प्लास्टिक के भी 3 टाइप निकल के आते हैं। देखो 2 टाइप होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में क्या आ रहा है आपका, क्लोरोप्लास्ट भी। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या कर रहा होता है, उसके पास ग्रीन कलर की पिगमेंट क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में मदद कर रहा होता है। आपका देखो आपका क्रोमोप्लास्ट का ये हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, ये प्लास्टिड्स है। ये क्या है आपके प्लास्टिड्स जैसे प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बड़े प्यार से डिस्कस किया, गोल्जी एपैरेटस भी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया, राइबोसोम्स, प्लास्टिड यहाँ पे 2 बार लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, लाइसोसोम्स तक हो गया। वैक्यूल्स का देख लो कैसे होते हैं प्लांट और एनिमल सेल्स में। सबसे पहले यार ये देखो एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में, मतलब ये देखो कितना बड़ा सा वैक्यूल है। जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल्स में, वो पूरे के पूरे सेल का 90% ऑफ द वॉल्यूम कवर कर लेता है। 90% ऑफ द वॉल्यूम पूरे सेल का एक वैक्यूल कवर करता है। और प्लांट सेल्स में सिर्फ एक ही सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है। एनिमल सेल्स में छोटे छोटे बहुत सारे होंगे या फिर होंगे ही नहीं, लेकिन प्लांट सेल्स में एक ही वैक्यूल होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है। प्लास्टिड देखो, ये किसका फिगर है जानते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट का फिगर है, जिसके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है। अब जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसके पास क्या होता है, देखो ये वो हमने बनाया, इसके पास ऐसे फ्लैट्स होते हैं, ऐसे फ्लैट्स हो गए इसके पास। अब जो फ्लैट्स है इसके पास एक से ज़्यादा फ्लैट्स होते हैं, जैसे हम लोग ने 2 फ्लैट्स बना लिए। अब फ्लैट्स, इस फ्लैट से उस फ्लैट तक जाने के लिए यहाँ पे ऐसी जगह भी दी हुई होती है, इस तरह से जगह भी दी हुई होती है। ये क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट के ये सारे पार्ट्स हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके ग्रेड में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हम लोगों ने डिस्कस वैसे कर लिया है। ये आपका देखो लो गोल्जी अपैरेटस है, ये जो फिगर है वो गोल्जी अपैरेटस के लिए है। अब है गाइस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का ये फिगर है। माइटोकॉन्ड्रिया में मैं आपको बता दूं, ये जो फोल्डिंग्स है ना, इनर फोल्डिंग्स को क्या बोला जाता है, क्रिस्टल। ये है उसका इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है उसका इनर मेम्ब्रेन। और ये जो सर्कल आपको ये दिख रहा है ना, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ना, ये है डीएनए। ये क्या है, डीएनए, जो कि क्या होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का होता है। डीएनए का फुल फॉर्म जिन लोगों को नहीं पता है, डीओक्सिराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये है डीएनए का फुल फॉर्म। गाइस इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पूरे चैप्टर के, बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन इसके जो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे, एक ही सेशन में पूरा सब कुछ कर लेंगे। वो होगा हमारा कल, कल नहीं, पार्ट 2, मतलब पार्ट 2 में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। रिवीजन नोट्स में आपको दे दूंगी, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है, रिवीजन नोट की आप सबको ज़रूरत पड़ेगी, तो रिवीजन नोट्स हम लोग कल देख लेंगे इस चैप्टर के। रिबोसोम्स क्या होते हैं, रिबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसे छोटे छोटे डॉट्स जैसे होंगे। लाइसोसोम्स स्यूशीडियल बैग्स हो गए, लाइसोसोम्स देख रहे हो आप, ये आपके लाइसोसोम्स हो गए। चलिए अब ये सेंट्रोसोम्स जो कि एनिमल सेल में होते हैं एक्सक्लूसिवली, प्लांट सेल्स आएगा, वी डोंट नीड सेंट्रोसोम्स। एनिमल सेल्स लाइक तुम्हारे पास सेल वॉल भी है, प्लास्टिड्स भी है, हमारे पास दोनों नहीं है, हमारे पास सेंट्रोसोम्स है। ठीक है, एनिमल सेल्स के पास सेंट्रोसोम्स क्या होता है, वो बेसिकली मतलब देखो वो एनिमल सेल्स में होते हैं। इट लाइज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, इट कंटेन्स 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। उसके पास 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेंट्रियोल्स। ठीक है, अब गाइस सेल इंक्लूजन्स के बारे में जानते हैं। सेल इंक्लूजन्स क्या है जो ICSE में आ रखा है।
Cell inclusions are the result of various chemical reactions that take place inside the cells, either in the cytoplasm or in the vacuole. Cell inclusions may be the food products like starch or oil globules or the waste materials like gum, resins, tannins and latex. अब cell inclusions क्या है, मैंने रीड कर दिया, ध्यान से। सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फंक्शन भी हो रही है, जैसे कि रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब सेल इंक्लूजन को क्या बोलते हैं, आप उन सबका एक प्रोडक्ट, जैसे कि देख लो स्टार्च आपका बन करके आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा वेस्ट मटेरियल्स बन करके आ रहे हैं, उन सबको क्या बोला जाता है, उन सबको इन शॉर्ट बोलते हैं सेल इंक्लूजन्स। अब प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है गाइस, प्लांट और एनिमल सेल में फ़र्क क्या होता है ये जानने लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। सेल ऑर्गेनल क्या है, अब प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, इट इज़ प्रेजेंट, बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो प्लांट सेल में होता है, बट एनिमल सेल में भी वो होता है। मतलब समझ गए, समझ रहे हो, मतलब कि प्लांट सेल में तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होता है, बट एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, एनिमल सेल, ठीक है। अब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है, इट इज़ अ कंट्रोल सेंटर है। न्यूक्लियस आपका जो है वो प्लांट सेल जो होगा आपका उसके लेफ्ट साइड में होगा, यहाँ पे आपका वैक्यूल होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में न्यूक्लियस, अंदर न्यूक्लियोलस, उसके पास एक डबल मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एनिमल सेल्स में क्या होगा, न्यूक्लियस एकदम सेंटर में होगा, बीच में, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हो गया। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में है, प्लास्टिड्स दोनों में नहीं है। एनिमल सेल में कोई पिगमेंट नहीं होता है, हम लोग का जो बॉडी का कलर होता है ना, वो कोई पिगमेंट की वजह से नहीं आता, जैसे प्लांट में कोई पिगमेंट की वजह से ग्रीन कलर आता है, क्लोरोफिल की वजह से। हमारे में क्या होता है, एक मेलेनिन होता है, ठीक है, एक मेलेनिन होता है, जिसकी वजह जो मेलेनिन जितना ज़्यादा हो हमारा बॉडी कलर उतना डार्क होगा, मेलेनिन जितना कम हो हमारा बॉडी कलर उतना ही लाइट होगा, ठीक है, उतना ही गोरा हमारा स्किन होगा। साइटोप्लाज्म भी दोनों में हो रहा है, वैक्यूल्स भी दोनों में है, लेकिन काफ़ी बार एनिमल सेल्स में वो एब्सेंट भी आप होते हैं। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज कंपेरेटिवली टू प्लांट सेल्स, ठीक है, साइज में बहुत छोटे होते हैं। अब गाइस ये सेशन हमारा आज का बहुत ज़्यादा लंबा सेशन था, आई जस्ट नो दिस, मुझे पता है, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन भी रहा है, बिकॉज इसमें हम लोगों ने एक बार में ही पटका लगाया और हर चीज़ जान ली, हर चीज़ हम लोगों ने समझ ली सेल्स के बारे में। अब गाइस क्योंकि आप लोग को रिवीजन भी करना होगा सेल्स का, क्योंकि इतना लंबा चैप्टर था यार, कितना लंबा चैप्टर था, डोंट यू गाइस थिंक। तो एक बार रिवीजन करनी है, तो चलिए एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं, ठीक है, एक बार हम लोग बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। लेट मी ब्रिंग द स्क्रीन हियर। देखो रिवीजन में सबसे पहले क्या होता है, दो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, एक फ्लो चार्ट एक साथ मिलके बना रहे हैं हम लोग। इसके जो रिवीजन नोट्स होंगे आपको सेशन नंबर 2 में मिलेंगे, सेशन नंबर 2 जरूर देखना रिवीजन नोट्स के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सेशन नंबर 2 के डिस्क्रिप्शन में होगा रिवीजन नोट्स के लिए। अब यार दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होता है दो टाइप, एक आपका यूनिसेल्युलर हो गया, एक आपका यूनिसेल्युलर हो गया, एक आपका क्या होता है मल्टीसेल्युलर। अब आपका यूनिसेल्युलर मतलब वन सेल, यूनिसेल्युलर मतलब क्या है वन सेल, मल्टीसेल्युलर मतलब मेनी, मल्टीसेल्युलर मतलब मेनी। अब वन सेल के एग्जांपल में एक एग्जांपल लिख देते हैं अमीबा, और मल्टीसेल्युलर में भी एक एग्जांपल लिख देते हैं प्लांट्स, ठीक है। अब यार सेल के बारे में और थोड़ा जानते हैं, एक काम करती हूँ यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। अब सेल के बारे में थोड़ा और जाना हम लोगों ने। सेल का दो टाइप हम लोगों ने जाना, क्या थे वो दो टाइप्स, एक था प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, और एक क्या था यूकैरियोटिक, यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फ़र्क क्या है, ध्यान से देखो। प्रोकैरियोट्स के पास क्या है, लैक न्यूक्लियस, ठीक है, लैक न्यूक्लियस, उनके पास ओल्ड न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स जो है उनके पास क्या है, दे हैव न्यूक्लियस, ये मेन डिफरेंस है मेजर। अब प्रोकैरियोट के एग्जांपल क्या हो गए आपके बैक्टीरियाज, यूकैरियोट के एग्जांपल्स खुद ह्यूमंस हो गए, फिर प्लांट्स हो गए, ठीक है। अब सेल्स के बारे में और ज़्यादा चीज़ें होती है, और यह होती है उनके स्ट्रक्चर। उनकी स्ट्रक्चर में क्या आता है, एक सेल वॉल आता है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे उनकी पूरी स्ट्रक्चर बना देते हैं, ओके। यहाँ पे सेल वॉल आता है, फिर क्या होता है, एक पढ़ा था हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर बोल लो सेल मेम्ब्रेन। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस। फिर पढ़ा था हम लोगों ने साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म है आपका, जो साइटोप्लाज्म है,
साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं आपके? सेंट्रियोल्स। देखो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स भी होता है। देखो यहाँ पे सेंट्रियोल्स में किस हिसाब से लिख रही हूँ, साइटोजोल बोला था मैंने, सॉरी। और क्या होता है? ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या होते हैं देख लो ध्यान से। सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या होता है आपके? सेल ऑर्गेनल्स में आ गए ईआरस, गोल्जी बॉडीज, ठीक है, लाइसोसोम्स हो गए, आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपके वैक्यूल्स हो गए, आपके प्लास्टिड्स हो गए, आपके सेंट्रियोल्स। यहाँ पे आया सेंट्रियोल्स, मैं भी बहुत कंफ्यूज थी, 1 घंटे का क्लास था इसीलिए। ठीक है, ये सारे हो गए। अब प्लास्टिड्स जो है उसके भी टाइप्स हो गए। क्या 3 टाइप्स थे प्लास्टिड्स के? देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा रफ बनाया है लेकिन आपको क्लियर बनाना है ये फ्लो चार्ट। ठीक है, तो उसके होते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें हो गई गाइस। बस इतना था आपका सेल का चैप्टर, इतना सा चैप्टर था। हाँ आई नो कंफ्यूजिंग था, बहुत ज़्यादा लंबा भी होगा और एज के हिसाब से मतलब आईसीएसई वाले बहुत ज़्यादा लंबा लंबा चैप्टर्स दे देते हैं क्लास 6 के बच्चों को भी। सबसे पहली बात, ये पूरा चैप्टर का ऑल इन वन फ्लो चार्ट था जो आप मेरे साथ बैठ के अच्छे तरीके से बना भी सकते हो। तो गाइस हम लोगों ने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। थैंक्स फॉर स्टेइंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो डाउट सॉल्विंग फॉर्म और सजेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत लंबा चैप्टर था, एक ना एक डाउट आ गया होगा, कुछ ना कुछ तो डाउट होगा ही। तो डाउट सॉल्विंग फॉर्म का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए अपना सारा जो जितना भी डाउट्स है वो मुझे डाउट सॉल्विंग फॉर्म में लिखिए। सजेशन फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, सजेशन भी आप लोग मुझे लिखोगे, कोई भी सजेशन हो आपको चैप्टर के हिसाब से। देखो मैं रिवीजन नोट्स आपको सेशन नंबर 2 में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके क्वेश्चन हम लोग सेशन नंबर 2 में करेंगे। ठीक है, सेशन नंबर 2 में क्वेश्चन रिवीजन नोट्स भी होंगे। इसका एमसीक्यू टेस्ट का भी लिंक मैं आपको सेशन नंबर 2 में दे दूंगी। तो क्या होगा, आपका ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। भले आप 6th ग्रेड में हो पर आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है। एग्जाम से अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं आ रहा। हाँ गाइस, तो क्रेडिट्स जाते हैं यहाँ पे स्लाइड कार्निवल्स को। ये स्लाइड कार्निवल को मतलब टेम्पलेट स्लाइड्स कार्निवल का है, स्लाइड्स मैंने ही बनाए हैं गाइस। तो अगर आप चाहो तो इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स के लिए। सो गाइस दैट्स इट अबाउट द वीडियो। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड इट। लंबा था वीडियो माना, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।